जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जीडी 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जनवरी 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक होने वाला है। और उसी से रिलेटेड हम आपको बताए थे कि एक हम सीरीज़ लाने वाले हैं जीके जीएस क्लास का, जिसका हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो उसका जो क्लास का है वो हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास आपको हम यूट्यूब पर दे चुके हैं। ठीक है, आज मेडिएवल हिस्ट्री का है और आपको पीडीएफ भी मिलता रहा है। अगर जिन्होंने जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस है खासकर एंशिएंट हिस्ट्री का एक एक वीडियोस एक एक क्वेश्चंस जो उसमें है वो इम्पॉर्टेंट है। वहाँ उसको उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करने वाले अभी स्किप करके चले जाएं, क्योंकि अभी ना तो वीडियो स्टार्ट हुआ है ना कोई क्वेश्चंस आया है, तो अभी स्किप करके चले जाएं क्योंकि आप लोग के लिए है भी नहीं। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो रोजगार विद साकेत 2371 के नाम से है। उसका हमको आपको लिंक भी दे रखा है, आप जा करके देख लें। दूसरी बात एक और चीज़ है कि हमने जो है अपने कम्युनिटी में कुछ पोस्ट हम जीके के से रिलेटेड डालते हैं। कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आता है कि मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चंस जो है वो लोग गलत करके जा रहे हैं। तो भाई थोड़ा आराम से पढ़िए, ये सब क्वेश्चंस वहाँ आने वाले हैं। और हाँ, खासकर वीडियो ज़रूर देखें। अगर जिनको पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका जो आईडी है वो रोजगार विद साकेत 2371 है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा 2371। ठीक है, आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड है। खासकर कौन सा टॉपिक है, तो संपूर्ण मध्यकालीन भारत का इसमें होने जा रहा है। टोटल मध्यकालीन भारत, अगर इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हो तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर से हम एक बार कहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं रोजगार विद साकेत 2371 पर। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट 13 जहाँ से मध्यकालीन भारत शुरुआत होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी वीडियो में नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल शासक के द्वारा किया गया था। गोपाल किस वंश का शासक था, तो पाल वंश का शासक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो भी संस्थापक गोपाल ही था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था, तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। इसमें धर्मपाल की विजय हुई थी। धर्मपाल कहने का मतलब कि पाल वंश का विजय हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। गुर्जर एवं प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में रहते थे। राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश और बाल रामायण। खासकर आप काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी याद रखिएगा। इन दोनों पुस्तक के लेखक कौन है, राजशेखर। उसके बाद अल मसूदी कहाँ का रहने वाला था, तो अल मसूदी बगदाद का रहने वाला था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंशों की राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेत थी। कवि राजमार्ग पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अमोघ वर्ष थे। उसके बाद एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। जो किस वंश का शासक था, तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। आपसे यह भी पूछेगा कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार आता है। चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त किसके द्वारा कराया गया था, आदित्य प्रथम के द्वारा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जीडी के लिए है, आप रेलवे, एसएससी, किसी के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन खोज खोज करके किया गया है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त कौन कराया था, आदित्य प्रथम करवाया था। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया था, तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा मिला लिया गया था।
गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसालाओं की राजधानी थी द्वार समुद्र, इसको हैलीविड भी बोलते हैं। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बल्लाल तृतीय था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गढ़वाल या राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। ये आपसे पूछेगा गढ़वाल या राठौर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद था। जी हाँ, वही जयचंद था जिसको नहीं बोलते हैं आज के जमाने में पृथ्वीराज चौहान वाला जयचंद, कि जो है अगर विश्वासघात का नाम आता है तो जयचंद का नाम आता ही आता है। चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसने गौरी की मदद की थी तराइन के द्वितीय युद्ध में, और फिर गौरी इसी को खत्म कर दिया चंदावर के युद्ध में। चाहमान यानी कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अहिक छत्र थी। ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? तो सोमदेव ने। हरिकेली नामक नाटक जो संस्कृत में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, जिसको हम बिसल देव भी कहते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में। ये किसके बीच लड़ा गया था? तो चौहान शासकों के बीच, चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, यानी कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आपसे पूछेगा, जैसे कहीं कहीं पृथ्वीराज चौहान देगा तो देगा, नहीं तो कहीं कहीं पृथ्वीराज तृतीय भी देगा। तो याद रखिएगा पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो 1192 ईस्वी में। गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, गौरी विजय हुआ था। इसमें ये भी पूछेगा आपसे कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का मदद किसके कौन किया था? तो याद रखिएगा जयचंद, क्योंकि जयचंद की पुत्री संयोगिता का विवाह जो है ना पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, और वो भी भगा करके हुआ था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। राजधानी कहाँ थी? तो अहिनवाड़ा थी। आबू में, यानी कि आबू पर्वत के में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो याद रखिएगा चालुक्य शासक भीम प्रथम के सामंत बीमल द्वारा। आपसे पूछेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो बीमल के द्वारा। कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था? तो चालुक्य शासक के शासनकाल में हुआ था। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था। मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो चालुक्य या सोलंकी वंश के द्वारा करवाया गया था। आगे हम लोग आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी किस वंश का शासक था? तो यामनी वंश का। गजनवी वंश को स्वतंत्र रूप से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अल्पतगीन के द्वारा स्थापित किया गया था। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1000 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ के शिव मंदिर को लूटा, तथा उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था, ये याद रखिएगा। सबसे उसका चर्चित आक्रमण महमूद गजनी का 1025 का सोमनाथ का ही आक्रमण था। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण कब था? तो 1027 ईस्वी के था। किसके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। आगे महमूद गजनी के समय का जो विद्वान लोग थे वो कौन कौन थे? तो आपसे पूछिएगा कि कौन विद्वान किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा महमूद गजनी के समकालीन अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, उत्वी थे, फारूकी थे, ये सब याद रखिएगा। किताब उल हिंद जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है, इसके लेखक कौन थे? तो अलबरूनी थे। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में, मुल्तान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? मुल्तान पर। यह किस दर्रे से भारत आया था? तो ये ध्यान रखिएगा कि यह जो है ना गोमल दर्रे से होते हुए भारत आया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया था? तो 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया गया था। दिल्ली भारत में गौरी की राजधानी कब बनी? जैसे भारत में गौरी ने अपना राजधानी दिल्ली कब बनाया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद 1193 ईस्वी में दिल्ली को जो है ना
गौरी ने अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी। आगे हम लोग आते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा उस समय तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद मार्को पोलो कब आया था भारत? तो याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में आया था। अब ये 13वीं शताब्दी कब से कब तक होता है? तो 1201 से 1299 तक होता है। जैसे ही 1300 हो जाएगा तो वो 14वीं शताब्दी में आ जाता है। निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? यहाँ से 1200 से 1299 तक 13वीं शताब्दी होता है। निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा ये देवराय के दरबार में आया था। ऐसा नहीं कि देवराय द्वितीय मार दीजिएगा। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम मान सकते हैं। डोमिंगोज पायस, बहुत फेमस क्वेश्चन है। डोमिंगोज पायस किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बारबोसा, बारबोसा किसके दरबार में आया था? तो ये भी कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। आगे फराओ नुनीज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। फराओ नुनीज किसके दरबार में आया था? तो अच्युत देव राय के दरबार में आया था, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत। यहाँ से सिर्फ दिल्ली सल्तनत से ही तीन से चार क्वेश्चन आपको रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन सा वंश शासन किया था? तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक भी इसका आता है, याद रखिएगा, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश और फिर लोदी वंश। ट्रिक इसका क्या है? गुल खिले तब सैयद लोदी, यानी कि गुल से गुलाम, खिल से खिलजी, तब से तुगलक, सैयद तो सैयद है और लोदी तो लोदी वंश है। आगे हम लोग आते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का अन्य नाम कौन सा था? तो याद रखिएगा गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश का शासनकाल कब से रहा था? तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था। ऐबक ने अपनी राजधानी, ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर में। लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का हिंदी होता है लाखों का दान देने वाला। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर करवाया गया था। ऐबक के द्वारा बनाए गए कुछ स्मारक, जिसमें कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक मस्जिद ही है जो कि अजमेर में है, याद रखिएगा, बहुत फेमस है। उसके बाद ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ है वो कब हुआ था? तो जून 1206 ईस्वी में हुआ था। ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। चौगान का मतलब होता है पोलो। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? तो वो भी था ऐबक ही। ऐबक के बाद सुल्तान कौन बना था? तो याद रखिएगा ऐबक के बाद सुल्तान आराम शाह बना था। और आराम शाह के बाद सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश बना था। मुख्य रूप से कह सकते हैं कि गुलाम वंश का जो वास्तविक शासक था वो इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश किस वंश का था? तो इल्तुतमिश शमसी वंश का इलबरी तुर्क था। आगे हम लोग आते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? या इसको दल चालीसा भी बोलते हैं। तो इसका जो निर्माण है ना वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इक्ता व्यवस्था को लागू कौन किया था? तो ये भी इल्तुतमिश ही किया था। इल्तुतमिश के समय जो सिक्का चलता था, चांदी का टंका एवं तांबा का सिक्का जिसको जीतल कहा जाता था, ये किसके समय प्रारंभ हुआ था? इल्तुतमिश के समय में। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश करवाया था। याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये किसके याद में बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश को। ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है। मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहा करते थे? तो इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे।
ये फेमस पुस्तक है तबकात ए नासिरी, हमेशा पूछता है। तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा है? ये इस बार एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन था। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बन थी और रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से रहा था? तो 1236 से 1240 ईस्वी तक। ना विश्वास हो तो जाके देख सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन था इस पर। आगे, रजिया सुल्तान ने आमिर ए आखुर किसे बनाया था? आमिर ए आखुर घोड़े के सरदार को कहा जाता है, तो याद रखिएगा मलिक जमालुद्दीन याकूत को बनाया था। रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? तो भटिंडा का इक्तेदार था, वो कौन था? तो अल्तुनिया, इससे हुई थी। रजिया सुल्तान की हत्या कब और कहाँ हुई थी? तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल में जो है ना, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या करवा दी गई थी। बलबन को उलूक खां की उपाधि किसने दी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। नासिरुद्दीन महमूद जो था वो बलबन का दामाद था, ये भी ध्यान रखिएगा। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पैबोस का भी जो निर्माण शुरुआत है ना, वो बलबन के द्वारा किया गया था। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। ये भी एक चीज याद रखिएगा कि जो मंगोल आक्रमण जो चंगेज खान का आक्रमण था भारत पर, वो किसके समय में हुआ था? ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि चंगेज खां का जो आक्रमण है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। जो ख्वारिज्म का सम्राट था ना, वो जो है आया था इल्तुतमिश से भागते हुए अपना जो है शरण मांगने। तो इल्तुतमिश ने उसको देखा कि उसके सामने चंगेज खान है, तो चंगेज खान जो है ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश अपने यहाँ शरण नहीं दिया। सिर्फ किसके डर से? तो चंगेज खान के डर से। चंगेज खान के बारे में ये भी जान लीजिए कि उसको जो है, याद रखिएगा, उसको चंगेज खान का भारत पर आक्रमण एक ही बार हुआ था, वो भी इल्तुतमिश के समय में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। नौरोज त्योहार का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। आपसे पूछिएगा कि नौरोज त्योहार जो था वो किस प्रकार का त्योहार है? तो याद रखिएगा ईरानी त्योहार है। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स, जो कि बच्चा था। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली एवं गुरशास्प, ये याद रखिएगा, आपसे पूछेगा। गुरशप इसको बोला था लेकिन फ्लो गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो बलबन के लाल महल में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी का। सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, सिकंदर ए शानी की जो उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिया था। ऐसा नहीं कि किसी ने इसको उपाधि दिया था, नहीं, स्वयं को ही अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए शानी कहा करता था, यानी कि दूसरा सिकंदर। मलिक काफूर का अन्य नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इसका नाम अन्य नाम 1000 दिनारी था। ऐसा क्यों था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। याद रखिएगा, ये एक हिजड़ा था। किसने अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर पूरे दक्षिण भारत पर जो है विजय अभियान शुरू किया था? तो मलिक काफूर ही था। ये इसका बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना कि वफादार गुलाम था। कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने किससे प्राप्त किया था? तो प्रताप रुद्र देव से। सेना को नगद वेतन सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हुलिया लिखने की प्रथा एवं घोड़े को दागने की प्रथा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, खासकर घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की प्रथा, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और सेना का नगद वेतन, ये तीनों अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था।
मूल्य नियंत्रण प्रणाली कौन लागू किया था? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो था वो अलाउद्दीन खिलजी लागू किया था। इसमें क्या होता था ना कि बाजार में इसमें नियम था कि बाजार में अगर कोई कम सामान तौलता है और उसका शिकायत अगर शासक के पास चला जाता है, राजा के पास, तो राजा जितना उसका वजन कम होता है उतना शरीर से जो है मांस का टुकड़ा काट करके तौला जाता था। इससे क्या होता था ना कि जो बीच में कालाबाजारी है या धोखाधड़ी है वो रुक गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया इमारत कौन कौन सा है? तो सबसे पहले कुछ कुछ याद रखिएगा। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हौज ए अलाई तालाब और हजार खंबा महल। खासकर सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल याद रखिएगा। वस्तुओं का परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता था? तो परवाना नवीस नामक अधिकारी के द्वारा। खम्स क्या था? तो खम्स लूट में जो, जैसे कहीं में कोई लूट हुआ तो लूट का जो हिस्सा होता था ना उसी को खम्स कहा जाता था। युद्ध में जो लूटा वो खम्स बोला जाता था। खम्स पे नियंत्रण क्या होता था? तो खम्स के 4/5 भाग पर जो राज्य होता था ना उसका नियंत्रण होता था। जैसे इल्तुतमिश कहीं लड़ाई किए या अलाउद्दीन खिलजी कहीं लड़ाई किया और वहाँ से लूटे, तो जो 4/5 भाग है वो अलाउद्दीन खिलजी के राजकोष में जाएगा और 1/5 भाग पर सैनिकों का नियंत्रण रहता था कि जो सैनिक जितना लूटा उसका 1/5 भाग वो अपने घर ले जाए और 4/5 भाग राजा को दे दे। आगे हम लोग आते हैं, किस खिलजी शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ही एक ऐसा शासक था जो अपने दरबार में नंगे भी घूमा करता था। इसको नग्न स्त्री पुरुष का संगत बहुत ज़्यादा पसंद था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का। ये इस पर लिखा जाता है। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का शासक बना? तो नासिरुद्दीन खुसरव शाह। आगे, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के काल में सबसे बड़ा शासनकाल किस वंश का था? तो तुगलक वंश का था। ये भी ध्यान रखिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम क्या था? तो गाजी मलिक था। नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तुगलकाबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। 56 कोट दुर्ग जो कि किस शैली में है? तो रोमन शैली में निर्मित है। उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो लकड़ी के महल से दबकर हुई थी। याद रखिएगा कि इसकी जो मृत्यु है ना वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। अब आगे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम क्या था? तो जुन्ना खां था, जूना खां। अब आगे एक क्वेश्चन और है जो पूछता है, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपांसु किस शासक को कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। उसके बाद उलुग खां की उपाधि किसने धारण की थी? तो उलुग खां की उपाधि जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने धारण की थी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसमें एक नोट है, इब्न बतूता कब आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। और जब यह भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के राज में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। काजी मतलब न्याय करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, काजी बोला जाता था। आगे हम लोग आते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ये खुद बहुत पढ़ा लिखा था, सबसे बड़ी बात ये है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। यानी कि अगर पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ किया था, तो दिल्ली से दौलताबाद। इसको देवगिरी भी कहा जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा कराया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज्य था ना, जो उसका शासनकाल था, उसमें वो जो है उसको डाउन आने का कारण 4 कारण था। सबसे पहले वो 4 योजना जो चलाया वो विफल हुआ और उसी के कारण उसका शासन ज़्यादा चल नहीं पाया। पहला था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। ये कब हुआ था? तो 1326 से 1327 ईस्वी में हुआ था।
राजधानी परिवर्तन वो किया था, कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, जो अभी आपको हम पढ़ा है, ये भी 1326 से 1327 के बीच हुआ था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया 1329-1330 में, और खुरासान एवं कराची अभियान करवाया जो भी विफल रहा था। ये भी, तो ये 4 कारण हुए ऐसा माना जाता है। कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही द्वारा किया गया था। अमीर ए कोही किस प्रकार का विभाग था? तो कृषि का विभाग था, और इसका निर्माण कौन किया था, स्थापना कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। रिहला पुस्तक, रिहला पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इब्न बतूता। रिहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न बतूता के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? थट्टा के निकट गोडाल में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता हुआ रहेगा, देखिएगा। विजयनगर का संस्थापक कौन था? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर का स्थापना किया गया था। कब? 1336 ईस्वी में, स्वतंत्र विजयनगर का संस्थापना। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी, जो कि एक लेखक था, क्या कहा था? तो वो बोला था कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसको लोगों से मुक्ति मिल गई। ये किसके किसके लिए कहा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कहा गया था। 4 प्रकार के कर, जजिया, जकात, खम्स एवं खराज को किस शासक ने लागू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। याद रखिएगा, 24 जो कष्टदायक कर थे उनको हटा करके ये 4 कर ही लगाया गया था मात्र। पहला मुसलमान शासक कौन सा था जिसने 2 बार हो गया है, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक। वीडियो में बने हुए रहिएगा, कंटिन्यू स्किप मत करिएगा, ये भी ध्यान रखिए, जो बने हुए रहिएगा पूरा सीख जाइएगा। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर सहित 300 नए नगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। खासकर याद रखिएगा, जौनपुर शहर का जो स्थापना था वो किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए फिरोज तुगलक ने किस विभाग का स्थापना किया था? तो दीवान एक खैरात विभाग का स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दासों के लिए कौन सा विभाग बनाया गया था? तो दीवान ए बंदगान। सैन्य पद को वंशानुगत किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? तो फतुहात ए फिरोज शाही। ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए पुस्तकों को फारसी में दलायते फिरोज शाही नाम से किसने अनुवाद किया था? तो अप्पाउद्दीन ने। याद रखिएगा। फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो फिरोज तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूर लंग का जो आक्रमण है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। आगे आते हैं। जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मलिक शरवर के द्वारा। ये एक हिजड़ा था जिसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। जौनपुर का स्थापना कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। और जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन किया था? तो मलिक शरवर। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और खिज्र खां था कौन? तो तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का सेनापति। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। बहलोली सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो बहलोल लोदी के द्वारा। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया गया। ये किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू किया गया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो गले की बीमारी के कारण हुई थी उसकी मृत्यु। आपसे पूछेगा कि किस शासक की मृत्यु गले के बीमारी के कारण हुई थी? तो सिकंदर लोदी की। मोठ के मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा।
अब आगे आते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर विजयी हुआ था। अब कुछ विभाग के बारे में जान लेते हैं, कौन सा विभाग को क्या कहा जाता है। तो दीवान ए खैरात जो विभाग है वो दान विभाग नहीं बोलते हैं, अपने में बोलते हैं जाओ तुमको हम खैरात दे दिए, मतलब कि दान कर दिए। दीवान ए बंदगान, बंदगान किसी की बंदगी हम कर रहे हैं, मतलब हम किसी के दास हैं तब ना उसकी बंदगी कर रहे हैं। तो बंदगान का मतलब क्या होता है, दास विभाग। तो दीवान ए बंदगान कौन सा विभाग था, दास विभाग था। और दीवान ए इस्तिहाक, इस्तिहाक जो था वो पेंशन विभाग था। कौन सा विभाग था, पेंशन विभाग था। आगे हम लोग आते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है मुगल काल। तुजुक ए बाबरी पुस्तक के लेखक कौन थे, बाबर खुद थे। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा गया था। ये जो तुजुक ए बाबरी था ना वो बाबर का आत्मकथा था। क्या था, बाबर का आत्मकथा था। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे, तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम थे। ये किस भाषा में हुमायूं नामा लिखा गया है, फारसी भाषा में। आइन ए अकबरी या जिसको हम अकबरनामा भी कहते हैं, पुस्तक के लेखक कौन थे, आइन ए अकबरी या अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे, अबुल फजल। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन थे, जहांगीर। याद रखिएगा, तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा है, जहांगीर की। पादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे, अब्दुल हमीद। शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक कौन थे, इनायत खां। बाबर का मकबरा कहाँ में है, ये यहाँ से मकबरा से एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। बाबर का मकबरा कहाँ में है, काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ में है, दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ में है, सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ में है, लाहौर में। शाहजहां का मकबरा कहाँ में है, आगरा में। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ में है, तो खुलदाबाद में है। बीबी का मकबरा कहाँ में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ में है, तो आगरा यूपी में है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की थी, तो 1507 ईस्वी में। बाबर भारत में कहाँ से आया था, मतलब किस रास्ते से बाबर आया था, तो खैबर दर्रे को पार करके आया था। याद रखिएगा, इसी खैबर दर्रे को पार करके जो है वो सिकंदर भी भारत आया था। बाबर कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था, तो बाबर 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। बाबर द्वारा लड़ा गया कुछ युद्ध है, तो सबसे पहला जो युद्ध है बाबर के द्वारा, जो प्रमुख युद्ध हैं, वो पहला पानीपत का युद्ध है। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके बीच, तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो खानवा का युद्ध है। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर क्या हुआ था, विजय हुआ था, और राणा सांगा पराजित हुआ था। ठीक है, ये भी एक बात याद रखने वाला है कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध, इसमें बाबर ने जो है ना वो तोपों का प्रयोग किया था पहली बार, ये भी ध्यान रखना है। खानवा का जो युद्ध था वो राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ था, राणा सांगा पराजित हुआ था। याद रखिएगा कि खानवा के युद्ध जीतने के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन पूछता है। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था, बाबर एवं मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था और मेदिनी राय पराजित हुआ था। बाबर का जो अंतिम युद्ध है वो घाघरा का युद्ध है, जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर एवं अफगानों के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था और अफगान लोग पराजित हुए थे। सॉरी, यहाँ पर मेदिनी राय लिखा गया है, यहाँ पर अफगान होगा। क्या होगा यहाँ पर, अफगान होगा। यहाँ पर जो है वो अफगान होगा, अफगान जो है पराजित हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। कलंदर की उपाधि किसे दिया गया था, तो कलंदर की उपाधि जो है वो बाबर को दिया गया था। किसको दिया गया था, तो कलंदर की उपाधि बाबर को दिया गया था। बाबर की आत्मकथा को फारसी भाषा में किसने रूपांतरित किया था, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आगरा में हुई थी। कब, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंश के थे, और माता का नाम क्या था, कुतलुग निगार खानम, जो कि चंगेज़ वंश की थी। और बाबर का अपना जो कुल था वो क्या हो गया, जो बाबर चंगतई खानदान का था।
पिता से तैमूर और माता से चंगेज। अब आते हैं हुमायूं। ज़्यादा इसमें नहीं है। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। हुमायूं के कितने भाई थे? तो बाबर के 4 बेटे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसका एक चचेरा भाई भी था, सुलेमान मिर्ज़ा, याद रखिएगा। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से थे? तो सबसे पहले तो हुमायूं के द्वारा कालिंजर पर आक्रमण किया गया था 1531 ईस्वी में, जो कि असफल रहा था। ठीक है। उसके बाद दौराहा या दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध, ये कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ा गया था। इस सरहिंद युद्ध के बाद हुमायूं पुनः राजा बना था फिर से। हुमायूं का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक बार आगरा में हुआ था और दूसरा बार दिल्ली में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दीन पनाह, जो हुमायूं नगर बसाया था, उसका जो पुस्तकालय था ना, उसी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा कि हुमायूं 7 रंगों के कपड़े पहनता था 7 दिन, ठीक ना, ऐसा उसके ज्योतिष कहा करते थे, इसलिए। अब आगे आते हैं, द्वितीय अफगान वंश कौन सा था? तो सूरी वंश था। द्वितीय अफगान वंश कौन सा था? सूरी वंश। प्रथम अफगान वंश तो कौन था? तो ये भी ध्यान, दोनों हम एक साथ लिखे हैं। एक लोदी वंश था, प्रथम अफगान वंश लोदी वंश, और द्वितीय अफगान वंश सूरी वंश। अब यहाँ पर देखते हैं अच्छे से, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध जो कंटिन्यू आपको सजाने के लिए देगा। तो सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर बिलग्राम या कन्नौज का भी युद्ध बोलते हैं बिलग्राम को, और फिर सरहिंद, याद रखिएगा। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो मोहम्मद बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया था। शेर शाह किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो बिलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। वो उस समय क्या था? तो कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण कर रहा था, जिस समय उक्का नाम का जो है तोप चला रहा था। वही तोप का गोला फट गया था और उसी से उसकी मृत्यु हो गई थी। कुबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित कौन किया था? तो शेरशाह सूरी। ग्रैंटक रोड की मरम्मत एवं डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी। और ये भी पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शासक के समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ये याद रखिएगा, ये तो हम पहले भी आपको बताए हैं। आगे, शेर शाह के समय में जो मुद्राएं चली थी, तो चांदी का जो सिक्का चला था उसको क्या बोला जाता था? तो रुपए। तांबा के सिक्का को दाम और सोने के सिक्के को अशरफी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, ग्रैंटक रोड का निर्माण जो है, तो सबसे पहले ग्रैंटक रोड का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी के द्वारा मरम्मत कराया गया था। अब देखते हैं कि पहले जो ये ग्रैंटक रोड था वो बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर तक था, लेकिन अभी कहाँ से कहाँ तक है? तो अमृतसर से कोलकाता तक, अभी वर्तमान में, या कोलकाता से अमृतसर तक है। आगे हम लोग आते हैं, अकबर का जन्म। अकबर का जो जन्म है, अभी जो ग्रैंटक रोड है, अगर आपसे पूछे कि अभी ग्रैंटक रोड कहाँ से कहाँ तक है, तो अमृतसर से कोलकाता तक है। अकबर का जन्म, अब आ जाते हैं अकबर, जो कि मुगल काल का सबसे महान शासक हुआ। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिता हुमायूं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर में हुआ था 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। बैरम खान की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान के द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी गई थी। अब आते हैं, 3 चीज़ का अकबर समाप्ति किया था, 3 चीज़ को ख़त्म किया था। पहला दास प्रथा, तो दास प्रथा 1562 में ख़त्म किया था। दूसरा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, और जजिया कर की समाप्ति 1564।
तीर्थ यात्रा कर जो होता था कि गैर मुस्लिम लोग जब अपने धर्म पूजा स्थल पे जाते थे, कहीं हज, जैसे हम कहीं अपने धाम पर गए तो उनको वहाँ जाने के लिए एक कर देना पड़ता था मुस्लिम शासक को, तो वो चीज़ को समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी को हुई। तो यही चीज़ हम आपसे पूछे थे कि जजिया कर को अंतिम रूप से कौन समाप्त किया था। ये जजिया कर को समाप्त किया था, फिर जजिया कर औरंगजेब के समय में चालू हो गया था और अंतिम रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह। जजिया कर को अंतिम रूप से कौन समाप्त किया था? मोहम्मद शाह। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 25 या 26 अक्टूबर को 1605 को इसका मृत्यु हुआ था। इसको सिकंदरा में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में। अब आते हैं दरबार। अकबर के दरबार में नौरत्न रहा करते थे। क्या रहा करते थे? नौरत्न। 9 प्रमुख कवि रहा करते थे। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था। टोडरमल का संबंध जो है 10 साला व्यवस्था से था, ये ध्यान रखिएगा। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे। कौन सा था? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। उसने लीलावती पुस्तक, जो गणित की पुस्तक है, उसका फारसी में अनुवाद किया था। आगे, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1602 ईस्वी में। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? ये आपसे पूछेगा। तो असीरगढ़ का अभियान था, जो कि दक्षिण भारत अभियान था। इबादत खाना, प्रार्थना भवन, इसका निर्माण जो था ना, वो 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक मामलों के वाद विवाद के लिए करवाया था। दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। अकबर ने किसे युग प्रधान की उपाधि दी थी? तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु का, और युग प्रधान की उपाधि दी थी जीन चंद्र सूरी को। युग प्रधान की उपाधि जीन चंद्र सूरी को और हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। अकबर के द्वारा किए गए कुछ सामाजिक कार्य जो शुरू किया था, तो तुलादान का प्रथा अकबर शुरू किया गया था। पायबोस का प्रथा फिर से अकबर शुरू किया था। झरोखा दर्शन अकबर शुरू किया गया था। ये सब पारसी प्रथा था। ये जितनी भी परंपराएं हैं ना, वो पारसी परंपराएं हैं। अकबर के राज्य में मनसबदारों की सूची कौन रखता था? तो मीर बख्शी रखता था कि जितने मनसबदार थे। 10 साला व्यवस्था, जिसकी शुरुआत 1580 ईस्वी में हुई थी, इसके प्रमुख कौन थे? तो टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो रजनामा के नाम से किया गया था। रामायण का अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने। लीलावती का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? लीलावती का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो फैजी के द्वारा किया गया था। लीलावती जो पुस्तक है, इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर गलत थोड़ा सा हो गया है। लीलावती का जो यहाँ पर अनुवाद है, वो फारसी में अनुवाद किया था। ये जो लीलावती का अनुवाद है, ये जो फारसी में किया था, तो ये फैजी किया था। कौन किया था? फैजी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, जो बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, वो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, जिसमें महाराणा प्रताप, अकबर की विजय हुई थी। ये भी इसमें याद रखने वाला एक क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था, ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था, किस नाम से? तो अनवर ए सादात के नाम से। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो दशवंत, बासवान, मीर सैयद अली और अब्दुस समद भी थे। अकबर के समय के स्थापत्य कलाएं, इसमें 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब किया गया था? 1582 ईस्वी में। और अकबर के द्वारा इलाही संवत चलाया गया था, ये चलाया गया था 1584 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म 1582 और इलाही संवत 1584। अकबर के समय के स्थापित कलाएं कौन कौन सी है? तो आगरा का किला बनवाया था। उस आगरे के किले के अंदर जहांगीरी महल और अकबरी महल, ये दोनों अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, जिसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, पंचमहल और मरियम महल, इन सभी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था।
गुजरात विजय के बाद अकबर ने मनसबदारी प्रथा आरंभ की, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि मनसबदारी प्रथा का आरंभ किस विजय के बाद हुआ था, तो गुजरात विजय के बाद हुआ था। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था, तो गुरु अर्जुन देव को। नूरजहां के बचपन का नाम, तो मेहरुनिसा। मेहरुनिसा की शादी अलकुली बेग से हुई थी, जिसको शेर अफगान भी कहा जाता था। जब अलकुली बेग की मृत्यु हुई तो एक दिन जहांगीर ने नूरजहां को, मेहरुनिसा को देखा और मेहरुनिसा से विवाह किया। उसको, जहांगीर को पसंद आया, मेहरुनिसा से विवाह किया और मेहरुनिसा को जो है ना नूरजहां की उपाधि दी गई। नूरजहां की माता का नाम क्या था, तो नूरजहां की माता का नाम अस्मत बेगम था, जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। जहांगीर ने अपनी जीवन गाथा तुजुके जहांगीरी की रचना किस भाषा में किया था, तो फारसी भाषा में। आगे हम लोग आते हैं, मुगल चित्रकला किसके समय में चरम पर था, तो जहांगीर के समय में था। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था, तो उस्ताद मंसूर था एवं अबुल हसन था, ये दोनों याद रखिएगा। अकबर का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। कहाँ में बनवाया था, तो सिकंदरा में। एतमाद दौला का मकबरा जो है ना वो कहाँ में है, तो आगरा यूपी में है। प्रथम मकबरा जिस पर पित्रादिउरा का काम हुआ था वो था एतमाद दौला का मकबरा, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था, नूरजहां के द्वारा। पित्रादिउरा क्या है ना कि जैसे जो संगमरमर का है ना उस पर नक्काशीदार जो कला होता है ना, कला करके मतलब कुछ यूनिक बनाना, उसी को पित्रादिउरा बोलते हैं। ये जो है ना हीरे मोतियों से जड़ित बनाया जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है, या फिर ताजमहल का पूर्वगामी किसको कहा जाता है, तो हुमायूं के मकबरे को। जब भी आप दिल्ली आइएगा हुमायूं का मकबरा देखिएगा तो उसमें आपको 2 गुंबद नजर आएंगे। आगे क्वेश्चन है, ताजमहल की फूहड़ नकल किसको कहा जाता है, तो बीवी के मकबरे को। इसको रबिया उद दौरानी का भी मकबरा बोलते हैं। ये कहाँ में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसको बनवाया था औरंगजेब। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था और शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल यानी कि अजुर्मंद बानो बेगम। शाहजहां की कुल संतानें कितनी थी, तो शाहजहां की कुल संतानें जो सिर्फ थी वो मुमताज महल से थी, टोटल 14 संतानें थी, लेकिन 7 की मृत्यु हो गई थी और 7 बचे थे, जिसमें 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्र कौन कौन थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। 3 पुत्री भी थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। शाहजहां ने ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया था, ये तो सबको पता है। आगे हम लोग आते हैं, शाहजहां का स्थापत्य कला क्या क्या था, तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, तो लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है और दिल्ली का जामा मस्जिद, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। लाल किला के भी अंदर मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब करवाया है, आगे आपको पढ़ाना होगा। फिर दीवाने आम, आगरा के किले में ही दीवाने आम है, वहाँ पर दीवाने खास है। फिर ताजमहल है, इन सब का निर्माण शाहजहां करवाया है। लाहौर के किले में दीवाने आम, लाहौर के किले में शाहबुर्ज, शीश महल, नौलखा, फिर ख्वाबगाह, ये सब जो है ना लाहौर के किले में नौलखा, ख्वाबगाह, ये सब का निर्माण कौन करवाया है, शाहजहां। नहर ए शाह कहाँ से कहाँ तक बनवाया गया था, तो रावी नहर को लाहौर तक बनवाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगरा की जामा मस्जिद कौन बनवाया था, तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने बनवाया था। ऐसा नहीं समझिएगा ना कि आगरा का जो जामा मस्जिद है ना वो शाहजहां ने बनवाया था, नहीं, शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने बनवाया था। कितनी पुत्रियां थी शाहजहां की, 3 और पुत्र 4। ताजमहल का मुख्य कलाकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी ताजमहल की, तो उस्ताद ईसा ने। नादिर उज असर की उपाधि किससे प्राप्त थी, तो उस्ताद अहमद लाहौरी को, ये ध्यान रखिएगा। शाहजहां के राज कवि कौन कौन थे, तो गंगाधर और जगन्नाथ पंडित, ये दोनों थे। पादशाहनामा के लेखक कौन थे, तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे, आपको हम शुरू में ही बताए थे।
शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इनायत खान थे। दारा शिकोह ने उपनिषदों का जो अनुवाद था वो किस पुस्तक में किया था, या उस पुस्तक का नाम क्या था? तो सिर ए अकबर नाम से किया था दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद। उसके बाद आते हैं तो जो धर्मत का जो युद्ध है वो औरंगजेब एवं किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब एवं मुराद बख्श के बीच लड़ा गया था। औरंगजेब एवं मुराद बख्श के बीच लड़ा गया था। आगे आते हैं, सामूगढ़ का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो उस समय जो था औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना एक साथ थी और एक सेना थी दारा शिकोह की। इस जो सामूगढ़ का युद्ध है ना, इसमें इसी युद्ध के बाद शाहजहां को कैदी बना लिया गया था और जो आपका ताजमहल है उसी के ताजमहल के सामने, हाँ, शाहजहां को कैदी बना लिया गया था, जहां जो है ना शाहजहां की मृत्यु हुई थी कब? 22 जनवरी 1666 ईस्वी को। अब आते हैं देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुआ था। तख्ते ताउस क्या है? तो तख्ते ताउस एक रत्न जड़ित सिंहासन है। इस तख्ते ताउस में ही कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। इसका निर्माण कौन करवाया था आपसे पूछेगा? तो तख्ते ताउस का जो निर्माण है ना वो बेबादल खान करवाया था। किस राजा के शासनकाल में तख्ते ताउस का निर्माण हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि किसको दी थी? तो शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि लाल खां को दिया था, जो क्या था? तो जो संगीतज्ञ था, जो क्या था? संगीतज्ञ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था, कितनी बार हुआ था? तो 2 बार हुआ था। दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम किसने चलाया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन एवं तुला दर्शन प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब ये आपसे पूछेगा कि झरोखा दर्शन एवं तुला दान दर्शन का शुरुआत कौन किया था? तो हम आपको पीछे बताए हैं, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर एवं शाही दरवेश भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? तो औरंगजेब को। सबसे अधिक हिंदू अधिकारी किस शासक के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। फतवा ए आलमगीरी पुस्तक के लेखक या पुस्तक की रचना किसने करवाई थी? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, फतवा ए आलमगीरी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा। सेना विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो मीर बख्शी। लोक आचरण का निरीक्षण करता किसको कहा जाता है? तो मुहतसिब को। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सुहादेव ने 1301 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर प्लस कश्मीर का अलाउद्दीन किसे कहा जाता है? जैनुल अब्बादीन को। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, कश्मीर अकबर। क्वेश्चन में वीडियो में बने हुए रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मलिक सरवर के द्वारा किया गया था। जौनपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक, ये ध्यान रखिएगा। पद्मावत पुस्तक के लेखक तो मलिक मोहम्मद जैसी थे। चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। अब ज़्यादा नहीं है, ध्यान, थोड़ा सा वीडियो बने हुए रही, लंबा है बट सब कुछ एक ही में दिया गया है। स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? तो 4 वंशों ने। कौन कौन? पहला संगम, दूसरा सालुव, तीसरा तुलुव और चौथा अराविडो। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था? ये आपसे पूछेगा और यहाँ कन्फ्यूजन भी होगा। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था, लेकिन अब इन दोनों में राजा कौन बना था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजा बना था हरिहर प्रथम। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलुव वंश से थे। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। फारसी जो यात्री था अब्दुल रज्जाक, वो किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ये सब यात्री है, सबसे पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में। संगम वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? तो हरिहर प्रथम था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष द्वितीय था। अमुक्त माल्यंद तेलुगु ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय के समकालीन जो यात्री था ना, जो विजयनगर की यात्रा पर आया था, वो कौन कौन था? तो डोमिंगो पायस था,
डुरवाट था और बारबोसा था। खासकर डोमिंगो पायस और बारबोसा को याद रखिएगा। कृष्णदेव राय का उपनाम क्या था? तो अभिनव भोज, आंध्र भोज, ये दोनों कृष्णदेव राय को ही कहा जाता था। फराओ नुनीज किसके राज दरबार में आया था? तो अच्युत देव राय के दरबार में आया था। आगे तलीकोटा या बनीहट्टी या राजसी तांगड़ी का युद्ध, ये तीनों एक ही युद्ध को कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। राजसी तांगड़ी का युद्ध ही तलीकोटा के युद्ध को भी कहा जाता है। तीनों का एक ही युद्ध का नाम है, अलग अलग तीन नाम, एक ही युद्ध का। तीनों 1565 ईस्वी में हुआ था, तलीकोटा, बनीहट्टी और राजसी तांगड़ी का। आगे लास्ट पेज है शायद। विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है प्लस में 1000 स्तंभों का जो मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन आया था, किस देश से आया था और किस शासक के शासनकाल में आया था। तो निकोलो कॉन्टी ये इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक ये फारस का यात्री था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फराओ नुनीज ये पुर्तगाल का यात्री था और अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का यात्री था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और बारबोसा ये भी पुर्तगाल का यात्री था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, पूछता है, हसन गंगू। बीजापुर का संस्थापक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह थे। अब सिख धर्म गुरु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिख धर्म गुरु में सिख धर्म में कुल 10 धर्म गुरु हुए। पहला गुरु नानक हुए, जिन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया, या सिख धर्म का संस्थापक भी इनको कहा जाता है। दूसरा गुरु अंगद हुए, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। फिर हुए गुरु अमरदास। फिर हुए गुरु रामदास। अमृतसर नगर को बनवाया गुरु रामदास ने। फिर हुए गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। आदि ग्रंथ भी उसी को कहा जाता है। प्लस में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। कौन? गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने फांसी दे दी थी। फिर गुरु हरगोविंद जो थे, उन्होंने अकाल तख्त का स्थापना किया था। छठे गुरु थे। फिर 7वें गुरु गुरु हरराय थे। 8वें गुरु गुरु हरकिशन थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। इनको औरंगजेब ने फांसी दे दी थी, गुरु तेग बहादुर को। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था, या खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी हमने आपको बताया है, ये पूरा जो है आपको मेडिएवल हिस्ट्री से है। टारगेट एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर के है। आप सभी लोगों ने अगर वीडियो देखा हो तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को पूरा देखें। इसके चलते एक वीडियो में पूरा मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री को पूरी तरीके से कवर किया गया है। एक एक क्वेश्चन को कवर किया गया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ें, जो कि रोजगार विद साकेत 2371 है। इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको PDF मिलता रहेगा। आप सभी लोग जिन्होंने भी ये वीडियो देखा हो उन सभी को धन्यवाद। वीडियो ज़रूर देखें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा पूरा हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगला जो वीडियो होगा वो आधुनिक भारत से होगा। उसमें 2 से 3 वीडियो में पूरा आधुनिक भारत ख़त्म कर देंगे। कल 2 वीडियो ले आएंगे और उसके बाद 1 वीडियो आ जाएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद साकेत पे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।